नमस्कार। आज हम बात करेंगे डायनासोर की। लेकिन सिर्फ ये नहीं कि वो क्या थे, बल्कि ये कि हमें उनके बारे में पता कैसे चलता है। ये एक तरह से खोई हुई दुनिया को फिर से बनाने की कहानी है, एक वैज्ञानिक जासूसी की तरह। पता है हमारा ये जो ग्रह है ना, ये बहुत तेजी से मतलब सुपर स्पीड से बदल रहा है। और कमाल की बात यह है कि यहाँ का जीवन वो भी इसके साथ कदम से कदम मिलाने के तरीके ढूंढ रहा है। और ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये सब कुछ अभी इसी पल हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी सुपर स्पीड बदलाव की और देखते हैं कि कैसे हम एवोल्यूशन को यानी विकास को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख सकते हैं। जरा सोचिए, आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कैसे मरीन इग्वानाज जब खाने की कमी होती है तो खुद को बचाने के लिए अपने शरीर को सिकोड़ लेते हैं। या फिर इज़राइल में नूबियन आइबेक्स को देखिए, उन्होंने रेगिस्तान में इंसानी नलों से पानी पीना सीख लिया है। और पोलर बेयर्स और पेंगुइन्स, वो भी पिघलती बर्फ के हिसाब से अपने जीने का तरीका बदल रहे हैं। ये सब एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन ठीक हमारे सामने हो रहा है। तो ठीक है, ये जो बदलाव हैं ये तो हम आज देख पा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे जान सकते हैं कि लाखों साल पहले जो विशालकाय जीव थे, जो अब विलुप्त हो चुके हैं, उन्होंने खुद को कैसे ढाला होगा। ये एक बहुत बड़ी, बहुत मुश्किल पहेली है। अच्छा, तो इस पहेली की मुश्किल को समझते हैं। देखिए, आज के जानवरों को स्टडी करना हो तो हम उन्हें सीधे देख सकते हैं, उनका डीएनए तक एनालाइज कर सकते हैं। पर जब बात डायनासोर की आती है तो हमारे पास क्या है? सिर्फ फॉसिल्स यानी जीवाश्म, और हम उन्हीं से अनुमान लगाते हैं कुछ केमिकल तकनीकों की मदद से। फर्क साफ है ना? एक तरफ है सीधी सादी ऑब्जर्वेशन और दूसरी तरफ एक तरह की वैज्ञानिक जासूसी। और बस यहीं से हमारी ये जासूसी कहानी शुरू होती है। ये लिविंग डायनासोर की पहेली है जिसे सुलझाने के लिए वैज्ञानिक एक खास फील्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं पेलियोफिजियोलॉजी, यानी प्राचीन जीवों के शरीर विज्ञान का अध्ययन। तो ये समझने के लिए कि एक डायनासोर असल में जीता कैसे था, साइंटिस्ट्स पत्थरों में बंद बहुत ही बारीक सुराग ढूंढते हैं। आप समझ लीजिए कि हर फॉसिल उस बड़ी कहानी का एक छोटा सा टुकड़ा है। तो सवाल यह है कि ये सुराग हैं क्या? चलिए इन फॉसिल्स में छिपे सुरागों को पढ़ना सीखते हैं और ये देखते हैं कि वैज्ञानिक लाखों साल बाद भी किसी डायनासोर का टेम्परेचर कैसे पता लगा लेते हैं। कमाल है ना? इस साइंस की ब्रांच को कहते हैं पैलियोथर्मोमेट्री। सीधा सा मतलब है फॉसिल्स में जो केमिकल सिग्नेचर बचे रह गए हैं उनका इस्तेमाल करके ये पता लगाना कि विलुप्त जानवरों के शरीर का तापमान क्या रहा होगा। तो ये करते कैसे हैं? एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है क्लम्प्ड आइसोटोप मेथड। इसमें होता यह है कि साइंटिस्ट फॉसिल बनी हड्डी या अंडे के छिलके में कार्बन और ऑक्सीजन के आइसोटोप्स को देखते हैं। फिर वो ये मापते हैं कि ये आइसोटोप्स एक दूसरे से कितनी बार क्लम्प हुए हैं, मतलब एक साथ जुड़े हैं। अब मजे की बात यह है कि ये जो जुड़ने की दर है ना, ये सीधे सीधे उस तापमान से जुड़ी होती है जिस पर वो फॉसिल बना था। और बस इसी कैलकुलेशन से डायनासोर के शरीर का अंदाजन तापमान निकल आता है। और इस मेथड से क्या पता चला? यही कि जो विशाल सौरोपॉड डायनासोर थे, उनके शरीर का तापमान लगभग 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच था। अब ये नंबर दिलचस्प क्यों है? क्योंकि ये टेम्परेचर आज के कई बड़े जानवरों की बॉडी टेम्परेचर रेंज में ही आता है, मतलब बिल्कुल हमारी तरह। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ टेम्परेचर पर खत्म नहीं होती, ये और भी गहरी है। साइंटिस्ट्स ने पाया कि एंकिलोसॉर्स जैसे डायनासोर की नाक के रास्ते बहुत ही ज्यादा लंबे और घुमावदार थे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक तरह के नेचुरल हीट एक्सचेंजर का काम करते थे, सांस में ली गई हवा को गर्म करना और शरीर का पानी बचाना। दूसरी तरफ थेरोपॉड्स की खोपड़ी में कुछ खास छेद मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि ये शायद उनके दिमाग को ठंडा रखने के काम आते होंगे। तो अब हम इस पूरी पड़ताल के एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां हमें साइंस की लिमिट्स भी नजर आती हैं और हमें पता चलता है कि चीजों को पुरानी कैटेगरी में बांटना हमेशा काम नहीं करता। तो इतने सारे सुराग मिलने के बाद जवाब तो एकदम सिंपल होना चाहिए, है कि नहीं? कि डायनासोर या तो वार्म ब्लडेड थे या कोल्ड ब्लडेड, बस दो में से एक। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। अगर हम आज के जानवरों को देखें तो जिन्हें हम आम भाषा में कोल्ड ब्लडेड कहते हैं यानी एक्टोथर्म्स, उनका बॉडी टेम्परेचर 15 से 40 डिग्री तक जा सकता है। और जिन्हें हम वार्म ब्लडेड कहते हैं यानी एंडोथर्म्स, उनका टेम्परेचर 30 से 42 डिग्री के बीच रहता है। अब जरा यहां गौर कीजिए, इन दोनों के बीच कितना बड़ा ओवरलैप है। 30 से 40 डिग्री का रेंज तो दोनों में कॉमन है।
और यहीं पर सारी मुश्किल समझ में आती है। एक साइंटिफिक पेपर तो साफ साफ कहता है कि आज के कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड जानवरों के बॉडी टेम्परेचर में इतना ज्यादा ओवरलैप है कि सिर्फ एक टेम्परेचर का पता लगा लेना ज्यादा कुछ नहीं बताता। तो मतलब साफ है, जिंदगी कोई सिंपल ऑन ऑफ का स्विच नहीं है कि या तो गर्म या फिर ठंडा। नहीं, ये तो सर्वाइवल के लिए अपनाई गई रणनीतियों का एक पूरा स्पेक्ट्रम है। तो फिर इस सब का मतलब क्या निकलता है? ये बीता हुआ कल, ये अतीत आखिर हमारे लिए मायने क्यों रखता है? चलिए देखते हैं कि इस खोई हुई दुनिया से हम क्या सबक सीख सकते हैं। हो सकता है कोई सोचे कि अगर हमें कोई सीधा साधा जवाब ही नहीं मिल रहा तो फिर इतनी माथापच्ची का, इस सारी जासूसी का क्या फायदा? क्या ये सब बेकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि असली सबक जवाब में नहीं बल्कि सवाल पूछने के तरीके में है। असली सबक ये है कि अच्छी साइंस की कैसे जाती है। मतलब बड़े सैंपल साइज का इस्तेमाल करो ताकि अलग अलग वेरिएशन का पता चले। अपने मेथड की जो भी सीमाएं हैं उनके बारे में ईमानदारी से बताओ और सिर्फ हेडलाइन बनाने वाले बड़े बड़े दावों से बचो। असली मकसद किसी चीज पर एक आसान सा लेबल चिपकाना नहीं है, बल्कि जिंदगी कितनी जटिल है उसे गहराई से समझना है। और जब हम अतीत की इस असल कॉम्प्लेक्सिटी को, इस जटिलता को समझते हैं तो हमें आज अपनी एवोल्यूशन अर्थ पर हो रहे बदलावों को देखने का एक ज्यादा बेहतर नजरिया मिलता है। यह हमें सिखाता है कि आसान जवाबों से आगे भी देखना होता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर इस धरती के इतिहास के सबसे कामयाब जानवर इतने ज्यादा जटिल थे, तो जरा सोचिए, आज अभी हमारे चारों तरफ सर्वाइवल के लिए कौन सी छिपी हुई, कौन सी हैरान कर देने वाली रणनीतियां विकसित हो रही होंगी।